मेरा नाम है सुहेल तुर्की और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने गुप्ता वंश के बारे में पढ़ा था। अभी तक हम गुप्ता वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे उनका धर्म क्या था, किस तरीके की जो है वहाँ पे हम लोगों को अ, लिटरेचर कौन-कौन सा में साहित्य की बात जो हमने की, वो किस तरीके से था। तो आज हम उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सोशो एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी सामाजिक और आर्थिक जीवन गुप्ता काल के दौरान कैसा था, अच्छा था, निर्माण हुआ या नहीं हुआ, या किस तरीके से वो अपने समाज को चला रहे थे। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको बड़ा सिंपल सा मैंने करके बना रहा हूँ। और इसमें हमें एक चीज़ पढ़नी है कि एक तो हमें समाज के बारे में बताना है, सोसाइटी। देखिएगा कि ये प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी टॉपिक जो मैं पहले बता चुका था कि गुप्ता को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। और गुप्ता वंश है भी बहुत इम्पोर्टेंट। काफ़ी सारा जो है इस समय अगर देखिएगा व्यापार हुआ है, उसके बाद निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ इनके समय, सिंचाई के ऊपर अगर हम बात करें, कृषि के ऊपर अगर हम बात करें, लोहे का अगर आप काल देखेंगे, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पे डेवलपमेंट, निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ है। तो एक-एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं कि आखिर इनका अ, आर्थिक स्थिति किस तरीके से थी, यानी कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, फिर हम देखेंगे सामाजिक लाइफ कैसी थी। तो एक-एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम इनके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें। जब हम इनकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि इनकी इकोनॉमिक बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उसके पीछे कारण था। यानी इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही सही थी और उसके पीछे कुछ कारण थे, जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं और वो फैक्टर्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कारण था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो एक-एक पॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट जो हमें पता चला जब हम इनके आर्थिक चीज़ों के बारे में पता करते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया है, वो किया है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा काम जो है इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर किया है। कहते हैं ना कि जिस समाज में और जिस देश में लोग एग्रीकल्चर पे काम ज़्यादा करते हैं, यानी कृषि पे ज़्यादा काम करते हैं, वो समाज बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत आगे बढ़ता है। तो इन लोगों ने भी, अगर हम गुप्ता वंश की बात करें, तो इसमें भी हम लोगों को यही पता चल रहा है कि उनके समय में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हुई। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे लिख देता हूँ कि हिंदी में यहाँ पे इन लोगों ने कृषि का विकास जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बहुत ज़्यादा विकास हुआ और ये भी एक कारण बनता है कि यही चीज़ है कि उनके यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं, जिन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड बना दिया, बहुत ज़्यादा आगे लेके गया और आगे आगे के जो हमने इससे पहले जो वंश पढ़े और जो आगे पढ़ेंगे, उनसे कई अलग चीज़ जो इन्होंने की, वो सबसे ज़्यादा था इरिगेशन फैसिलिटीज़। जी हाँ, इनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर आप देखेंगे, किसी भी कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इरिगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इनके टाइम पे अगर हम अगला पॉइंट लिखते हैं, तो कहा जाता है कि सिंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा सिंचाई का सुविधा जो थी, वो बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ, कृषि का विकास, सिंचाई की सुविधा एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत सही थी। The economic condition of the Gupta Empire lies under the under the
agricultural development and under the irrigation facilities. They were providing everything to their people so that they can do agriculture, and maybe that will be helpful for their entire society. कृषि के विकास और सिंचाई के संविधान जिस जिस सुविधा जहां जहां पे आप देंगे वो देश हमेशा तरक्की करता है। तो क्या इसीलिए कहा जाता है कि गुप्ता वंश जो कि एक गोल्डन एज कहा गया है, उसके पीछे यही कारण तो नहीं है? क्या भारत को आज ये सोचना चाहिए कि यदि अगर भारत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत तरक्की करना चाहता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण ये होगा कि उनको आज अपने यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। आज तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि और क्या था इनके पास, तो कहा जाता है कि इनके समय में द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो हुआ है, दैट वाज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ वेलफेयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। बहुत सारा कुछ इन्होंने जो बनाया, यानी अगर आप देखिएगा, आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की, वो लोगों के लिए की। एक होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से खुद ही कर रहे हैं। वो हर्षवर्धना की बात कर लूँ मैं, वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात कर लूँ या मैं सेकंड की बात कर लूँ। जिन्होंने भी कुछ भी बनाया गुप्ता समय में, उन्होंने कंस्ट्रक्शन लोगों की निर्माण के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया। जी हाँ, तो कंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे कि यहाँ पे निर्माण का काम जो है, वो लोगों के फ़ायदे के लिए, मूल्य के लिए किया गया। निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ। यही वो चीज़ है कि यहाँ इनके यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आज देखते हैं कि क्या-क्या इन लोगों ने बताया। सबसे पहले इनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को जो मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे रोड्स बहुत अच्छे थे, इनके समय में। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन्होंने गेस्ट हाउस बनाना शुरू कर दिए, गेस्ट हाउस। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने धर्मशाला बनाना शुरू कर दिए थे, धर्मशाला। तो कहीं न कहीं इनके समय में एक बहुत ही अच्छा खासा जो हम लोगों को निर्माण देखने को मिला, उसमें फिर आप रोड को ले लेंगे, फिर आप एक ऐसा घर जहाँ पे लोगों को ठहराया जाता था, धर्मशाला खोल दी गई। तो एक अच्छा खासा एक निर्माण देखने को मिला, कंस्ट्रक्शन देखने को मिली, फिर कंस्ट्रक्शन में आप रोड लिख लें, गेस्ट हाउस लिख लें, धर्मशाला लिख लें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्चुअली बूस्ट कर दिया। जब हम बात करते हैं गुप्ता समय की, कि गुप्ता समय किस क्यों इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उस समय आप आंसर में ये लिख पाएँ। जी हाँ। तो उसके बाद हम जब 5वाँ पॉइंट इनका लिखेंगे कि और इन्होंने क्या किया, तो एक और चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूविंग डैम्स, जी हाँ, डैम्स का निर्माण करना शुरू कर दिया, इम्प्रूविंग डैम्स। अब डैम्स में देखिएगा क्या होता है कि पानी बहुत काफ़ी समय तक रहता है। एक बहुत ही बड़ी डैम इनके समय पे बनाई गई थी, उसको नाम याद रखिएगा, सुदर्शन लेक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सुदर्शन लेक। ये प्री का एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सुदर्शन लेक। ये गुप्ता समय में ही बनाई गई थी। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने डैम बनाना भी शुरू कर दिया था। डैम से क्या होता है? सोचिए कि पानी नहीं आया, बारिश नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया, तो उस समय आपके पास क्या है जो आपकी कृषि को, आपकी सिंचाई को बचा सकता है? तो वो भाई कोई और नहीं है, वो है डैम्स। तो उनको क्या बोलते हैं, डैम्स क्या बनाई गई थी? आज भी जो है वो बहुत सारी डैम्स जो है बनाई जाती हैं, ठीक है? बाँध वगैरह जो है, बाँध जो है एक्चुअली एक होता है कि पूरा पानी जहाँ पे स्टोर किया जाता है वहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि सर वाक़ई उनका तरीका और उनका काम करने का ढंग बहुत ही अच्छा था।
ये तो हो गए 5 पॉइंट। मैं आगे एक और पॉइंट्स ले लेते हैं इनका। छठा पॉइंट आप याद रखेंगे कि इनके समय में सबसे ज़्यादा सस्ता जो है वो ट्रेड इन कॉमर्स हुआ है। वाह! देखिए, जब बंदे के पास एक समाज के पास इतनी सारी चीज़ें हो रही हो, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है, वो पीछे नहीं जाता है। अब इनके समय ट्रेड इन कॉमर्स बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप ट्रेड इन कॉमर्स की बात करेंगे तो ये चाइना के साथ भी ट्रेड करते थे, बर्मा के साथ भी इनका ट्रेड इन कॉमर्स था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्यापार जो था वो बहुत ही अच्छा खासा व्यापार एवा लिख दें आप, एवा वाण्य वाणिज्य, कॉमर्स को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा था। सो ट्रेड इन कॉमर्स भी कहीं न कहीं इनके समय में व्यापार जो है वो बहुत ज़्यादा था। अब इतना सब कुछ ये कर ही रहे थे। उसके बाद आप 7th पॉइंट याद रखेंगे कि और क्या चीज़ हम लोगों को इनके यहाँ पे मिली, लार्ज नंबर्स ऑफ जी, लार्ज नंबर्स ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ गिल्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। बहुत ही अ, बड़े-बड़े गिल्ड्स हमें देखने को मिले। अब गिल्ड जो होता है इसको अगर हम थोड़ा-सा मैं अगर इसको ट्रांसलेट कर दूँ बैंक बोल सकते हैं आप, तो ये बैंक भी अगर कहेंगे तो चलेगा। ये बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है। उस समय क्योंकि बैंक इतनी थी नहीं, आजकल हमारे पास काफ़ी सारी तो कुछ लोग मिलते थे यानी 10 लोग मिल गए जिनके पास पैसा है, तो वो क्या करते थे, कुछ लोगों को जो है उधार के तौर पे देते थे, फिर उनसे टैक्स के तौर पे वापस पैसा ले लेते थे। उनको मदद करते थे यानी कि उनका ट्रेड करने में या उनके व्यापार में उनको मदद हो। आज तो हमारे पास बैंक है कि गए और लोन निकाल लिया, उस समय गिल्ड्स कहा जाता था उनको, इंग्लिश में हम कहते हैं। और हिंदी में अगर आप देखिएगा तो उस समय हम कहते हैं सहकारी उन्हें बोला जाता था। सहकारी बोला जाता है। सहमितियाँ सहमितियाँ सहमितियों यानी गिल्ड्स वगैरह जो होते थे, सहकारी उन्हें कहा जाता है। गिल्ड लार्ज नंबर ऑफ जो है गिल्ड्स वगैरह हुआ करते थे। तो ये जो सहकारी हुआ करते थे, यानी कि बैंक्स टाइप की हुआ करते थे, ये लोगों की मदद करते थे। तो सोचो आप खुद कि कितना ब्यूटीफुली इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। आर्थिक तौर पे कितने ये आज भी हमारे पास सारा सिस्टम ऐसा ही है। 8वें नंबर पे आप एक और पॉइंट इनका ऐड कर देंगे कि और क्या चीज़ थी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आज भी होता है। अब देखिएगा गुड्स अगर एक्सचेंज होंगे या फिर आप प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का भी एक्सचेंज होता है यानी कि एक माल जिसको हम बंदरगाह वगैरह कहते हैं ग्लोबलाइजेशन आज के टर्म पे देखिए यानी हमारा माल किसी और मुल्क में जा रहा है, दूसरे मुल्क का माल हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ करता था और जो एक्सचेंज होता था तो माल का यहाँ पे हिंदी में इसको लिख देंगे माल का आदान प्रदान कहा जाता है। ये ग्लोबलाइज़ेशन का टर्म भी आजकल भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मुल्कों से हम आदान और प्रदान करते हैं, देते भी हैं और लेते भी हैं माल। तो उस समय भी गुप्ता के समय भी में भी जो है बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ करता था। प्रोडक्ट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाए जाते थे। अगली चीज़ एक और अब यहाँ पे जब आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स दिखाएँगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया के उस समय देखिए इंडिया का जो है सबके साथ चलता था जैसे चाइना हो गया बर्मा हो गया और ये भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं साउथ एशिया के साथ काफ़ी सारा व्यापार हुआ है। तो ये मुल्क आपको थोड़े-से याद रखने पड़ेंगे। और ये जो सारा व्यापार हुआ करता था, ये सी रूट से ही हुआ करता था, यानी कि समुद्री रास्तों से ही हुआ करता था। उस समय और कोई हमारे पास रास्ता वगैरह नहीं हुआ करता था। यहाँ पे एक और चीज़ हमें जो देखने को मिली, यहाँ पे हुआ ग्रोथ ऑफ प्रीशियस मेटल्स। जी हाँ। ग्रोथ ऑफ प्रीशियस मेटल्स मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स जो हैं वो कहीं न कहीं पे इनका व्यापार हुआ करता था, बड़े पैमाने पे। यानी इसको हम लिख सकते हैं कीमती धातु की वृद्धि हुई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा और वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा हुई और लोगों ने इसका काम भी किया और उसमें आपके जैसे मैं अगर कुछ नाम आपको याद रखने पड़े जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया उसके बाद आपके पास सिल्वर हो गया, ठीक है? सिल्वर के साथ-साथ वहाँ पे अगर देखेंगे आप तो अ, और अ, ग्लास हो गया,
ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं। और 10वां यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इन्होंने आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, यानी कि लोहे का आयरन यूज़ इट एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा यूज़ किया। अब देखिएगा जिसके पास लोहा ज़्यादा होता है क्योंकि हमने इसके औज़ार वग़ैरह भी बनवाए थे, एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है। यानी लोहे का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ और इनके समय में अब जब ये 10 पॉइंट आप पढ़ते हैं, तो आप इन 10 पॉइंट को कंबाइन करके इसका कंक्लूजन अगर आप निकालेंगे, तो आप ये कहेंगे कि एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी, एक एक ऐसी सोसाइटी थी जिसके पास सब कुछ था। हम बात कर रहे हैं कृषि की, हम बात कर रहे हैं सिंचाई की, हम बात कर रहे हैं धातु की, हम बात कर रहे हैं आपकी बैंक्स की, हम बात कर रहे हैं सी रूट की, हम बात कर रहे हैं व्यापार की, हम बात कर रहे हैं धातु वगैरह की, हम बात कर रहे हैं लोहे की। तो इससे ये पता चलता है कि क्यों गुप्ता एम्पायर जो है वो इतना बड़ा विशाल था, उसके पीछे कारण जो था, वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग क्यों थी, तो उसके पीछे एक ही कारण नहीं था, बहुत सारे मुख्य कारण मैंने 10 आपको बताए। अगर आप इतने भी मेंस में लिख पाएँ, तो बहुत हो जाएगा। दिस वाज़ दैट द होल सोसाइटी वाज़ एक्चुअली वर्किंग अंडर a complete act was there बहुत अच्छे से everything was there like it was globalization either it was a development of iron a growth of the precious metal there was an exchange of globalization concept of the globalization was there was a bank system also there was a trade in commerce so everything was there and although we have seen such kind of development in the Mauryan Empire also but this was actually one of the like an idle type of the empire बहुत ही अलग तरीके की यहाँ पे डेवलपमेंट की अब हम पढ़ते हैं इनके जो हमने ये तो रहा इनका सिर्फ व्यापार कैसा था, लेकिन थोड़ा-सा समाज इनका अगर जब हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा हम लोगों को लगता है कि ये समाज में बिल्कुल अलग थे। अब देखिएगा कि जब मैं समाज की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी सोसाइटी की बात हो रही है, तो सोसाइटी में ये लोग बहुत ज़्यादा अलग हैं। अब मैं सोसाइटी पढ़ाने से पहले आपको इनकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। देखिए, सोसाइटी जो थी इनकी जिस हिसाब से इन्होंने आर्थिक स्थिति अपनी सही की थी, कल भी मैंने जब इनके धर्म के बारे में आपको बताया, तो मैंने ये बताया था कि ये लोग बहुत ही अच्छे से सब धर्मनिरपेक्ष थे, सब धर्मों को मानने वाले थे, लेकिन समाज कहीं न कहीं अलग तरीके से देखने देखने को मिला। इनके समय समाज जो है वो बहुत ज़्यादा बँटा हुआ था। जी हाँ, अब ये समाज की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है समाज में यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम में आपको पता है कि समाज जो है वो 4 हिस्सों में बँटा हुआ था। अब जब मैं कास्ट सिस्टम की कर रहा हूँ बात तो ये है जाति जातिवाद जो है वो बहुत ज़्यादा था। अब क्या था वो जातिवाद? जाति बहुत ज़्यादा था। अब इनके समय कास्ट सिस्टम जो है वो 4 थे, आपको पता है। पहले नंबर पे ब्राह्मण्स वगैरह को रखा गया था, ठीक है? दूसरे नंबर पे क्षत्रियास वगैरह थे, तीसरे नंबर पे जो थे वो वैश्यास वगैरह थे और चौथे नंबर पे थे जो वो शूद्रास थे। अब ब्राह्मण्स को जो काम दिया गया था वो था पूजा एंड टीचिंग यानी कि सिर्फ हम लोग क्या करेंगे शिक्षा वगैरह देंगे। क्षत्रियस को वॉरियर्स का काम दिया गया यानी कि इनको सेनापति वगैरह बना दिया गया। वैश्यास को ट्रेड एंड कॉमर्स का यानी कि इनको व्यापार का काम दे दिया गया, ठीक है? और शूद्रास को अनटचेबिलिटी वर्क यानी कि जो काम वगैरह सफाई कर्मचारी वगैरह जिसमें होते हैं, ऐसा काम दे दिया गया। तो कहीं न कहीं इन्होंने पूरे समाज को जो है वो बाँट के रख दिया था। ब्राह्मण्स को जो है ब्राह्मण ये अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका पूरा जातिवाद पे ही है। ब्राह्मण जो हुआ करते थे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण जो है उनके पास वो अपने आप को उस समय जब गुप्ता एम्पायर था सुप्रीम एवरीवेयर हर जगह जहाँ पे वो जाते थे उनको बहुत ज़्यादा जो है क्या मिलती थी सुप्रीम माना जाता था। सुप्रीम यानी कि उनको ये कहा जाता था कि यही वो लोग हैं जो समाज को चला रहे हैं। इसके बिना किसी को जो है इतनी ज़्यादा जो है प्यार मोहब्बत नहीं दिया जाता था। तो हम ये मान के चलते हैं कि बड़ा विशाल सा ब्राह्मण्स ने अपना जो है ब्राह्मणवाद जो है क्रिएट किया था, सुप्रीम मानते थे अपने आप को। अगली चीज़ जो इधर यहाँ इस समाज में हमें पता पता चली वो ये थी कि शूद्रास जो थे, शूद्रास नॉट ट्रीटेड वेल उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। नॉट ट्रीटेड वेल बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। यानी उनको अलग-अलग तरीके से डाँटा जाता था
और यहाँ पे हमें गुलाम बहुत ज़्यादा देखने को मिले, स्लेवरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, यानी कि गुलाम बहुत ज़्यादा थे। स्लेवरी में किन-किन को रखा गया था ज़रा ये देख लीजिएगा। एक स्लेवरी में हुआ करता था जो वर्कर्स होते थे, काम करने वाले कर्मचारी वगैरह। दूसरा यहाँ पे लेबर्स जो है उनको भी स्लेव यानी कि गुलाम माना जाता था। तीसरे यहाँ पे जो है कारपेंटर्स जो होते थे वो भी इसी में आते थे, कारपेंटर्स वगैरह। अलग जो है इसके बाद जो है आर्टिस्ट वगैरह जो होते थे वो भी इसी में आते थे। मिल्कमैन जो होता था दूध बेचने वाला मिल्कमैन उनको भी जो है और इनको जो नाम दिया जाता था, इनको बहुत ही इंफीरियर कहा जाता था। इंफीरियर यानी कि समाज के सबसे नीचे वर्ग के जो लोग थे, सुपीरियर और इंफीरियर। अब ब्राह्मण अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे। सुपीरियर होता है बेहतर, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें ब्राह्मण जो है वो अपने आप को क्या समझते थे कि हम लोग जो हैं वो बेहतर हैं, अच्छे हैं और उच्च अपने अपने आप को जो है श्रेष्ठ प्रधान यानी कि अलग से देखना। लेकिन कहीं न कहीं ये जो स्लेवरी होती थी, इनको ये आप बड़ा ही इंफीरियर समझते थे। यानी इनको इंफीरियर यानी कि अ, नीचे हम ये कह सकते हैं इंफीरियर गुड यानी कि अलग कर देना बहुत ही अलग से इनको ट्रीट किया जाता था। अवर कहा जाता है इनको याद रखिएगा। वो अपने आप को बेहतर और ये इनको बोला जाता था ये समाज की ये गंदगी है, इस टाइप से इनको जो है ट्रीट किया जाए। इनके लिए एक अलग चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट याद हाँ, गुलाम जो है ये याद रखिएगा कि इनको गुलाम बनाया जाता था। स्लेव जो है दासा, यहाँ पे ये इनको दासा के नाम से जो है ये पुकारते थे, दासा। तो दास जो होते थे वो गुलामी गुलामी या खरीद के जो गुलाम बनाए जाते थे, इस तरीके से जो है शूद्रास को ट्रीट किया जाता था। ऐसे शूद्रास को तो मानते ही नहीं थे। अब बात आती है कि इनके समाज में किस तरीके से ये रहते थे। इनको जो है दे वेयर गिवन ये सारे जितने भी गुलाम वगैरह दासा होते थे, दे वेयर गिवन हाउसेस इनको जो मकान दिए जाते थे, गिवन हाउसेस हाउस आउटसाइड द आउटसाइड द विलेज गाँव से बाहर जो है इनके लिए मकान बनाए जाते थे। गाँव से बाहर यानी गाँव में नहीं। इनको ज़्यादातर काम जो है क्लीन विलेज यानी कि सफाई के लिए बोला जाता था, क्लीन विलेज एंड अर्बन एरियाज़ को सफाई करनी है। जब भी ऐसा कुछ होता था तो ये आ जाते थे और उसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा गलत इनके साथ होता था, लेस वेज दी जाती थी। कम पैसा, मोर वर्क काम ज़्यादा, पैसा कम, मोर वर्क काम ज़्यादा करवाते थे। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ जो देखी यहाँ पे हर्षवर्धना के टाइम पे इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म हो गया। तो कहीं न कहीं समाज वैसा अच्छा खासा हमें देखने को नहीं मिला। आउटसाइड द विलेज घर के मतलब गाँव से बाहर इनको जो है रहने के लिए जगह दे दी गई और बोला गया कि आप लोग जो है इन्फीरियर हो, आपके शायद रहने से जो है हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको गाँव के बाहर इनको मकान बना के दे दिए गए, गाँव के बाहर। अब देखें गाँव के बाहर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग बेहतर नहीं है, साफ नहीं है। अच्छा, सफाई करने के लिए क्लीन वगैरह करने के लिए जो स्वीपर वगैरह होता है यानी कि अ, साफ यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, साफ-सफाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था, यानी इस काम के लिए इनको बुलाया जाता था शहरों में, बाकी इनका कोई काम नहीं होता था। पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा कम दिए जाते थे, बहुत काम करवाया जाता था, लेस वेज जो है, कम मज़दूरी दी जाती थी, ठीक है? कम मज़दूरी। काम बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन मज़दूरी बहुत ज़्यादा थी। अब काम मोर वर्क लेकिन लेस वेज ये इनका काम ही था। मोर वर्क, लेस वेज यानी अधिक और अब जो काम जो था, काम बहुत ज़्यादा करवाते थे। काम बहुत ज़्यादा करवाते थे। अधिक काम कराते थे, या आप इसको अधिक लिख सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप अधिक लिखें। अधिक काम करवाते थे, लेकिन पैसा बहुत कम मरते थे। अब फ्यूडलिज़्म का समझिएगा, फ्यूडलिज़्म होता है जब एक बंदा सारी ज़मीनों पे अपना जो है पूरा कंट्रोल कर ले। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामंतवाद। जी हाँ, सामंतवाद। देखिए फ्यूडलिज़्म का मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये प्रॉपर्टी है, अब लोग सारे यहाँ पे रह रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है कि हर्षवर्धन ने ये सारी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में फ्यूडलिज़्म, पावर कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है।
तो अब जो बाकी के लोग हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको इसको टैक्स देना पड़ रहा है कि हाँ, हम काम करेंगे तो आपको इस ज़मीन के बदले टैक्स देना पड़ेगा। ये फ्यूडलिज़्म का एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये यूरोप में चलता था। तो कहीं न कहीं उन्होंने समाज को मैं लेके थोड़ा-सा अगर देखूँ तो समाज थोड़ा-सा अलग दिखता है, लेकिन आर्थिक स्थिति में ये लोग बहुत अच्छे थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और लेकिन समाज कहीं बँटा हुआ दिखा। समाज में ज़्यादातर जो है हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब आप अपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं। डू यू एग्री दैट गुप्ता पीरियड इकोनॉमिc was similar to contemporary India while caste system more frequent discuss डेट्स और प्रश्न इस तरीके से क्या आप मानते हैं गुप्ता के समय में जो आर्थिक स्थिति थी वो आज की तरह थी जैसे हिंदुस्तान में आज है, लेकिन कहीं न कहीं जातिवाद जो है वो बहुत ज़्यादा था, जैसे आज भी किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो ये करंट में आपने आंसर देना है, यानी कि गुप्ता को आज के दौर पे लेके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी इसी तरीके से प्रश्न पूछता है। आप अपने प्रश्न जो है लिख के 7006208719 पे भेज सकते हैं।